हेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर और वर्चुअल फैक्ट्री टूर में हम एक रासायनिक मिस्त्री के नजरिए से यूरेनियम एक्सट्रैक्शन का पूरा सफर तय करेंगे। खदान से निकले एक आम से लगने वाले पत्थर से लेकर सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल तक का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये लिटरली इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं और इस प्रोसेस को बिल्कुल करीब से समझते हैं। सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जहां ये सारा मैजिक होता है, जादूगुड़ा, झारखंड। यहाँ पर UCIL यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है। इस प्लांट को हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का धड़कता हुआ दिल यानी बीटिंग हार्ट कह सकते हैं। अपने देश के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए, उसका मेजर प्रोसेसिंग यहाँ होता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक मैसिव, खुरदुरी और रेडियो एक्टिव रॉक आखिर एक प्योर न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट कैसे होती है। जब माइन से कच्ची यूरेनाइट और प्लांट में आती है तो उसके लम्स करीब 600 मिलीमीटर्स के होते हैं। काफी बड़े पत्थर। इन बड़े पत्थरों को हम सीधे केमिकल्स में तो डाल नहीं सकते ना। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्रियल टूर, जहाँ हम देखेंगे इन रॉक्स का एक बहुत ही फाइन केमिकल पाउडर में बदलना। प्रोसेस की शुरुआत होती है एक मैसिव फिजिकल साइज रिडक्शन के साथ। इमेजिन कीजिए हम सीधे क्रशिंग प्लांट के फ्लो पर खड़े हैं। यहाँ उन 600 मिलीमीटर के विशाल रॉक्स को क्रश करके 25 मिलीमीटर के छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये स्टेप एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना आगे का कोई भी केमिकल एक्सट्रैक्शन लिटरली इम्पॉसिबल है। ये पूरा सिस्टम एक कंटिन्यूअस फ्लो में काम करता है। सबसे पहले रॉ ओर एक स्कैल्पर और जॉ क्रशर के थ्रू पास होता है, जो इन रॉक्स को 100 मिलीमीटर्स तक छोटा कर देता है। उसके बाद ये मटेरियल एक डबल डेक स्क्रीन पर जाता है। अब जो टुकड़े 25 मिलीमीटर से छोटे हैं वो आगे निकल जाते हैं, पर जो बड़े रह गए वो वापस कोन क्रशर में जाते हैं और तब तक पिसाई होती है जब तक वो 25 मिलीमीटर के ना हो जाएं। इस लूप को हम क्लोज्ड सर्किट क्रशिंग कहते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो है जॉ क्रशर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैजिक। इसमें एक फिक्स जॉ होता है जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और दूसरा होता है स्विंग जॉ जो मोटर की मदद से आगे पीछे मूव करता है। जब बड़े पत्थर इन दोनों के बीच फंसते हैं तो ये मशीन एक भयंकर कंप्रेसिव फोर्स सप्लाई करती है। ये फोर्स उन कठोर चट्टानों को आसानी से चकनाचूर कर देता है। क्रशिंग के बाद हम वेट ग्राइंडिंग सेक्शन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास 25 मिलीमीटर्स के सॉलिड पत्थर हैं, लेकिन आगे केमिकल्स को अपना मैजिक दिखाने के लिए इन्हें और भी ज्यादा बारीक करना पड़ेगा। तो यहाँ इन पत्थरों को पानी के साथ पीसा जाता है। रिजल्ट एक फाइन, गीली और पंप करने लायक स्लरी जिसके पार्टिकल 75 माइक्रॉन्स जितने छोटे होते हैं। ये साइज आगे के स्टेप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस नए ग्राइंडिंग सर्किट का फ्लो अगर देखें तो मटेरियल सबसे पहले प्राइमरी रॉड मिल में जाता है, फिर वहां से निकलकर हाइड्रोसाइक्लोन में। यहाँ पर एक बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी ऐड किया जाता है ताकि स्लरी की डेंसिटी एकदम स्पॉट ऑन रहे, लगभग 50 से 55% के बीच। अगर कुछ पार्टिकल्स इसके बाद भी बड़े रह जाते हैं तो उन्हें सेकेंडरी बॉल मिल में वापस भेज दिया जाता है ताकि वो और फाइन हो सकें। हाइड्रोसाइक्लोन के पीछे की फिजिक्स सिंपल होने के साथ साथ ब्रिलियंट भी है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। स्लरी इसके अंदर इतनी तेजी से गोल घूमती है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है। इस फोर्स की वजह से जो भारी और बड़े पार्टिकल्स हैं वो दीवार से टकराकर नीचे अंडरफ्लो में चले जाते हैं, और जो 75 माइक्रोन के एकदम सही साइज वाले फाइन पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से ओवरफ्लो होके आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम डी वाटरिंग फेज के एंटर करते हैं, जहां हमारा सामना होता है एक 8 मीटर चौड़े टैंक से। इसे हाई रेट थिकनर कहते हैं। अब देखिए, ग्राइंडिंग में हमने स्लरी में बहुत सारा पानी मिलाया था, लेकिन आगे केमिकल प्रोसेसिंग के लिए हमें इस स्लरी को गाढ़ा करना है। इसके लिए इसमें केमिकल फ्लॉक्युलेंट्स डाले जाते हैं। ये फ्लॉक्युलेंट्स फाइन पार्टिकल्स के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं, उन्हें आपस में चिपकाकर भारी बना देते हैं, जिससे वो तेजी से नीचे बैठ जाते हैं। इससे स्लरी की डेंसिटी बढ़कर 60% तक पहुंच जाती है। हाई रेट थिकनर से निकलने के बाद मटेरियल रोटरी वैक्यूम डिस्क फिल्टर्स में जाता है, जहां प्योरली मैकेनिकल डी वाटरिंग होती है। इन घूमती हुई डिस्क्स पर वैक्यूम सक्शन अप्लाई होता है, जो स्लरी में से पानी को प्रैक्टिकली चूस लेता है और पीछे छोड़ जाता है एक सॉलिड केक।
इस केक को फिर रीपल्पर में डाला जाता है, जहां इसको एक खास लिक्विड के साथ वापस मिक्स करते हैं ताकि ये नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस के लिए एकदम रेडी हो जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस केमिकल हाउस। ये जो लंबा सा रबर लाइंड वर्टिकल सिलेंडर यहाँ है, इसे पचूका वेसल कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ 10 से 12 घंटे तक चलने वाला असली केमिकल लीचिंग प्रोसेस होता है। इस वेसल के बॉटम से लगातार कंप्रेस्ड एयर छोड़ी जाती है। ये एयर इंश्योर करती है कि अंदर की स्लरी कंटिन्यूअसली मिक्स होती रहे और पार्टिकल्स नीचे बॉटम पर न बैठें। इस पचूका वेसल के अंदर एक बहुत ही प्रिसाइज केमिकल कॉकटेल बनाया जाता है। इस कॉकटेल में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है 98% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका काम है यूरेनियम को अपने अंदर घोल लेना। इसके साथ पायरोलुसाइड यानी MnO2 स्लरी मिलाई जाती है, जो ऑक्सीडेंट का काम करती है। केमिकल रिएक्शंस को फास्ट और इफेक्टिव रखने के लिए लाइव स्टीम का यूज करके टेम्परेचर को एग्जैक्टली 50 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। ये जो स्टेप है ना, ये इस पूरी जर्नी का सबसे क्रूशियल ट्रांजिशन पॉइंट है। ध्यान दीजिए कि अब तक यूरेनियम एक फिजिकल सॉलिड चट्टान के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन इस हाईली एसिडिक लीचिंग प्रोसेस के बाद यूरेनियम उस सॉलिड रॉक से बाहर निकलकर पूरी तरह से लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है। अब जो चट्टान का बचा हुआ ठोस हिस्सा है, वो बेसिकली सिर्फ वेस्ट है। क्योंकि अब हमारा वैल्यूएबल यूरेनियम लिक्विड फॉर्म में है, हमें उन बेकार हो चुके सॉलिड्स को अलग करना होगा। पचूका वेसल से बाहर आने के बाद ये मिक्सचर एक 2 स्टेज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन से गुजरता है। पहले स्टेज में एक वैक्यूम ड्रम फिल्टर मोटे सॉलिड्स को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद हमें मिलता है अनक्लैरिफाइड प्रेग्नेंट लिक्विड यानी UPL। उसके बाद ये UPL एक प्री कोट वैक्यूम फिल्टर से पास होता है, जो इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देता है। इस डबल फिल्ट्रेशन के बाद हमें मिलता है क्लैरिफाइड प्रेग्नेंट लिकर, जिसे CPL कहते हैं। ये एकदम क्लियर एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें हमारा डिसॉल्व्ड यूरेनियम मौजूद है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस लिक्विड के हर 1 लीटर में सिर्फ 0.3 ग्राम यूरेनियम ही होता है। ये इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड है कि इस फॉर्म में ये किसी काम का नहीं, ऊपर से इसमें आयरन जैसी इम्प्योरिटीज़ भी हैं। इसे आगे प्योरीफाई और कॉन्सेंट्रेट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। और इसी के लिए हम चलते हैं आयन एक्सचेंज एरिया में। यहाँ बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं जो एनायोनिक ऑर्गेनिक रेजिन बीड्स से भरे होते हैं। इन बीड्स को एक केमिकल स्पंज की तरह इमेजिन किया जा सकता है। जब CPL इन कॉलम्स से गुजरता है तो ये रेजिन बीड्स एकदम स्मार्ट तरीके से बाकी सारे लिक्विड और इम्प्यूरिटीज को आगे निकलने देते हैं, पर सिर्फ यूरेनियम और आयंस को सिलेक्टिवली पकड़कर अपने पास लॉक कर लेते हैं। जब ये रेजिन बीड्स पूरी तरह से यूरेनियम से लोड हो जाते हैं, तब इल्यूशन प्रोसेस की बारी आती है। यहाँ एक एसिडिफाइड ब्राइन सोल्यूशन को उन रेजिन बीड्स के ऊपर से पास किया जाता है। ये ब्राइन उन बीड्स पर से यूरेनियम को स्ट्रिप कर लेता है, यानी जबरदस्ती बाहर निकाल लाता है। इस प्रोसेस के एंड में हमें मिलता है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्यूएट। इस एल्यूएट में यूरेनियम की मात्रा बढ़कर 3.0 ग्राम पर लीटर तक हो जाती है, यानी ओरिजिनल CPL के कंपैरिजन में पूरा 10 गुना ज्यादा। अब इस स्ट्रॉन्ग एल्यूएट को लेकर हम प्रेसिपिटेशन एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ का पूरा गेम प्रिसाइज pH मैनिपुलेशन पर टिका है। इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने और यूरेनियम को वापस लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए एक मल्टी स्टेज केमिकल रेसिपी फॉलो की जाती है। इसमें केयरफुली स्टेप बाय स्टेप लाइम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ऐड किया जाता है। इस प्रेसिपिटेशन केमिस्ट्री को थोड़ा और डीपली ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यही उस रासायनिक मिस्ट्री का अल्टीमेट सीक्रेट है। पहले लाइम डालकर सॉल्यूशन का pH एग्जैक्टली 3.7 पर लाया जाता है, जिससे एक आयरन गिप्सम केक बनकर बाहर निकल जाता है। फिर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं, जिससे pH अचानक ड्रॉप होकर 2.1 से 2.5 के बीच आ जाता है। फाइनली अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके pH को वापस 2.5 से 3.6 की रेंज में लाया जाता है। बस इसी प्रिसाइज pH विंडो में वो फाइनल प्रेसिपिटेशन का जादू होता है। और इन सारे स्टेप्स का जो फाइनल और शानदार नतीजा है, वो है यूरेनियम पेरोक्साइड। ये वही यूरेनियम है जो कभी एक भारी और सख्त चट्टान के अंदर छिपा था। फिर वो एसिड में घुलकर एक क्लियर लिक्विड बन गया और अब फाइनली एक प्योर पीले रंग के सॉलिड पाउडर के रूप में प्रेसिपिटेट हो चुका है। एक रॉ रॉक से लेकर एक हाईली प्यूरिफाइड केमिकल तक का ये सफर ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ पॉसिबल है।
अब हम फाइनल स्टेजेस पर हैं, जहां इस पाउडर को सुखाया जाएगा। सबसे पहले इसे एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर पर अच्छी तरह वॉश किया जाता है। फिर एक स्प्रे ड्रायर के हाई स्पीड एटमाइजर्स इस गीली स्लरी को एकदम फाइन पाउडर में बदल देते हैं। आखिर में इस पाउडर को एक रोटरी किल्न में 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इस प्रोसेस से इसकी सारी मॉइस्चर खत्म हो जाती है और हमें मिलता है हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड यानी HTUP। प्लांट में हमारी जर्नी का आखिरी पड़ाव है बैगिंग और डिस्पैच। यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। हेल्थ फिजिक्स यूनिट की कड़ी निगरानी में इस फाइनल प्रोडक्ट को वे किया जाता है और पॉलीथीन लाइन ड्रम्स में सिक्योरली सील कर दिया जाता है। यहाँ से इन ड्रम्स को सीधे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स यानी NFC भेज दिया जाता है, जहाँ इनका यूज एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स बनाने में किया जाएगा। लेकिन एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल प्लांट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो अपने वेस्ट को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बाद जो टॉक्सिक बैरन लिकर बचता है, उसको पहले लाइम से न्यूट्रलाइज किया जाता है। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करके उसमें से वैल्यूएबल मैग्नेटाइट रिकवर कर लेते हैं। बचा हुआ जो सॉलिड वेस्ट है, उसमें से सैंड को वापस माइंस भरने के लिए भेज देते हैं और बाकी स्लाइम्स को परमानेंटली एक सिक्योर टेलिंग्स डैम में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, अब जब इस वर्चुअल टूर में एक मैसिव यूरेनाइट रॉक को कॉम्प्लेक्स मशीनरी और स्टेप बाय स्टेप केमिकल लॉजिक के जरिए प्योर न्यूक्लियर फ्यूल पाउडर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा जा चुका है, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आना चाहिए। इस पूरे सिस्टम की जो फैक्ट्री लॉजिक है, बड़ी प्रॉब्लम्स और छोटे कंट्रोल स्टेप्स में तोड़ना, इसे अगले किसी मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? इस एक्सप्लेनर सेशन में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए।